Okay, good morning, students. So today we will discuss the two theoretical topic as well as we will solve the two numerical problem. Okay. So what we will discuss today, we will discuss a important topic known as the कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ओके, अभी तक हमने पढ़ा है बहुत तरह के रेजिस्टेंस हमने देखे कंडक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है और रेडिएटिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक दैट इज बेसिकली नोन एज द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ओके, सो व्हाट इज द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस? आई वांट टू शो यू समथिंग फॉर दैट। सो एज यू कैन सी व्हाट इज द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। जब होता क्या है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि दिस इज द टू लेयर और टू स्लैब, ठीक है, और उन दो स्लैब्स को हमने अटैच किया हुआ है। ठीक है, जैसे ये आपकी लेयर वन जहां पे दिख रही है आपको, ये आपको लेयर वन दिख रही है और ये आपको लेयर टू दिख रही है। ठीक है, इसके बीच में एक कॉन्टैक्ट हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो दो लेयर के बीच जो कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, अगर हम आइडियली बोले या वैसे अगर हम देखें, अगर हम नेक्ड आई से देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखता है वो। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट है वो ये जो यहाँ पे जूम करके व्यू दिखाया हुआ है कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, बट एक्चुअली में जो कॉन्टैक्ट है वो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई भी अगर तुम्हारे पास सरफेस है तो उसकी कुछ ना कुछ सरफेस रफनेस होती है। ठीक है, सो सरफेस रफनेस क्या होती है ये सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सरफेस रफनेस। अगर सरफेस रफनेस की मैं बात करूं तो क्या होता है कि जैसे तुमने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तुमने पढ़ा होगा सरफेस रफनेस के बारे में, जिसमें तुमने देखा होगा कि कुछ क्या होती है, हमारे पास कोई भी सरफेस हो तो उसमें कुछ पीक्स होती है। ठीक है, जैसे ये है सरफेस तो ये कुछ पीक्स है। ठीक है, कुछ पीक्स है, पीक्स छोटी भी हो सकती है, कुछ पीक्स ज्यादा ऊपर तक जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कोई भी अगर आपका सरफेस है तो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, कभी भी वो पूरे तरीके से प्लेन नहीं होता, देयर इज ऑलवेज सरफेस रफनेस। ओके, सो अगर हम एक्चुअल कॉन्टैक्ट की हम बात करेंगे तो एक्चुअल कॉन्टैक्ट जो लेयर वन और लेयर टू में होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि यहाँ पे देख सकते हो जो एक्चुअल कॉन्टैक्ट है इसको हमने यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है और जूम व्यू में देख सकते हो चूंकि जो सरफेस है वो पूरी तरीके से प्लेन नहीं है। ठीक है, तो पूरी तरीके से प्लेन नहीं होने के कारण क्या होगा कि जो बीच में गैप आएगा एक सरफेस से दूसरे सरफेस को तुमने कांटेक्ट कराया हुआ है, ठीक है, या अटैच किया हुआ है, तो बीच में हमेशा थोड़ा सा गैप आएगा। ठीक है, उस गैप में क्या होगा कि एयर यहाँ पे जो है इस गैप में क्या फिल हो जाएगी, एयर फिल हो जाएगी। ठीक है, और तुम्हें ये पता है कि एयर क्या है, एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है दैट इज, तो देखो जो अब हमारा एक्चुअल हम यहाँ पे सरफेस की अगर मैं बात करता हूं, एक्चुअल सरफेस की अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारा एक्चुअल सरफेस है। ठीक है, अब इस एक्चुअल सरफेस में अगर देख सकते हो जो बीच में गैप आ रहा है हमारे पास उसमें क्या फील हो गई है, उसमें एयर फील हो गई। ठीक है, तो इस वजह से अगर एक लेयर है और दूसरी लेयर है और दोनों लेयर के बीच हमने कुछ कांटेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, या हमने अटैच किया हुआ है, एक स्लैब को दूसरे स्लैब से हमने मान लो अटैच किया, तो दो सरफेस कांटेक्ट में जो आएंगी उसका परफेक्ट कांटेक्ट कभी भी नहीं होता। ठीक है, जैसे ये हमारा यहाँ जूम व्यू जो दिखा रहा है ये हमारा आइडियल या परफेक्ट कांटेक्ट को दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल कांटेक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, जो कि इनपरफेक्ट होगा, बीच में एयर की वॉइड्स होगी, क्योंकि तुम सबको पता है कि जो हमारे पास जो क्या कहते हैं, जो हमारे पास एक्चुअल सरफेस होती है उसकी हमेशा कुछ ना कुछ सरफेस रफनेस होती है। ठीक है, और वो वैल्यू कितनी होती है, अगर सरफेस रफनेस की मैं वैल्यू पूछूं तो कैसे निकालोगे? मान लो ये पीक है, ठीक है, फिर ये यहाँ पे ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे हो गया। ठीक है, तो कितने लोगों को ये पता है कि सरफेस रफनेस की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर मैं यहाँ पे हाइट की बात करूं, मान लो इसको मैं h1 बोलूं, इसको h2 बोलूं, इसको h3 बोलूं, इसको h4 बोलूं, तो कितने लोगों को ये पता है कि ये जो सरफेस रफनेस है, सरफेस रफनेस की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द सरफेस रफनेस? अगर मैं सरफेस रफनेस को आर रफ बोलूं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? कितने लोगों को पता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग तुमने पढ़ी है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग में तुम्हें सरफेस रफनेस ऑलरेडी पढ़ाया गया है। ठीक है, वहां पे तुम्हें पता होगा कि जो सरफेस रफनेस की वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है, अगर याद नहीं है तो मैं बता दे रहा हूं, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है जो एवरेज हाइट है इनके पीक्स की। ठीक है, मतलब h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 डिवाइडेड बाय जितनी तुमने हाइट्स ली है, 4 लिए तो 4, दिस विल बी द एवरेज सरफेस रफनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर जो हमारे पास
सरफेस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, यहाँ पे हम एवरेज पीक्स की हाइट लेकर के और सरफेस रफनेस जो है वो हम निकालते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे तुम्हें बताना चाहूंगा कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो वॉइड्स बन रही है, ठीक है, इसकी वजह से जो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से वैरी करेगा, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें मैं एक डायग्राम दिखा देता हूं। जैसे देखो, ये हमारे पास सॉलिड 1 है, ठीक है, ये हमारे तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस इज अ सॉलिड 1, दिस इज सॉलिड 1, ओके, एंड दिस इज सॉलिड 2, ठीक है, ये सॉलिड 2 है और ये सॉलिड 1 है, ठीक है। सॉलिड 1 और सॉलिड 2, ठीक है, को हमने अटैच किया है। एक्चुअली ये ऐसा दिखेगा, तुम्हें अगर देखोगे नेक डाई से ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होगा ये, ठीक है। बीच में एयर और वॉइड कांटेक्ट जो स्पॉट है वो बन जाएंगे, हमारे पास एयर वॉइड हो जाएंगे। बीच में ये जो है हमारी एयर वॉइड्स हैं और ये जो है हमारे कांटेक्ट स्पॉट है, ठीक है। कांटेक्ट स्पॉट का मतलब जहां से कांटेक्ट हो रहा है उसके बीच फिर गैप आ रहा है, फिर एयर वॉइड आ रहा है, फिर कांटेक्ट आ रहा है, फिर हमारा गैप आ रहा है, ठीक है। तो जो एक्चुअल सरफेस रफनेस होगी या जो इसकी सरफेस रफनेस होगी उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो एयर वॉइड है ये कितना आएगा या जो ये कांटेक्ट स्पॉट है ये कितना आएगा, ठीक है। इस पे ये डिपेंड करेगा। और इसकी वजह से क्या होता है, जैसा तुम लोग सबको पता है कि जो एयर है, एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है दैट इज वेरी वेरी लो, ओके। सो द एयर एक्ट एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, ऐसा काम करता है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है एयर यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफर है इस सरफेस से इस सरफेस के बीच, जो सॉलिड 1 है सॉलिड 2 है, इनके बीच का जो हीट ट्रांसफर है, ठीक है, वो कम होता है। और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस एक्ट करता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो इस सरफेस के यहाँ पे टेम्परेचर होगा और जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा, इन दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर कुछ ना कुछ जो है हमारा वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो हमेशा कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि जो सरफेस 1 है उसमें यहाँ पे टेम्परेचर Tc1 है, ये जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी जगह पे यहीं पे क्या होगा कि जो दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है, वहां पे जो टेम्परेचर वो Tc2 होगा। तो इसकी वजह से जो है टेम्परेचर हमारा यहाँ पे डिक्रीज करता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है ड्यू टू द कांटेक्ट रेजिस्टेंस जो कि एक्ट कर रहा है इन दोनों सरफेस के बीच में, ठीक है। अब हमसे अगर कोई ये कहता है कि ये बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये जो हमारा थर्मल कांटेक्ट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो भाई देखो वैल्यू बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, जितने में एयर भरा है, ठीक है, उसको हम एज अ एयर लेकर के उसका कांटेक्ट रेजिस्टेंस, हम उसका जो थर्मल कंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। अब एक और चीज मैं यहाँ पे तुम्हें बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे रेडिएशन और कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि ये जो एयर वॉइड्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वेक्शन और रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफर है उसको हम नेग्लिजिबल लेके चल रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी हमारा ये जो रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक है, या जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, दिस इज ओनली ड्यू टू द एयर वॉइड एंड द कांटेक्ट स्पॉट, ठीक है। तो अगर कोई ये कहता है कि भाई कितना होगा इसका जो रेजिस्टेंस है ये कितना होगा, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत इजीली तुम निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा दूं इस डायग्राम में, मान लो कि जो टेम्परेचर है यहाँ का T1 है, ठीक है, और यहाँ का T2 है, ठीक है। तो इसमें दिखा देता हूं तुम लोगों को, इस तरीके से देखो। मान लो कि ये हमारा सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, ठीक है, दूसरा सेट रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो अब अगर इसको इस सर्किट को थोड़ा और मॉडिफाई कर दें, अगर इस सर्किट को हम थोड़ा और मॉडिफाई कर दें तो देख सकते हो कि जो हमारा T1 है, ठीक है, और जो हमारा Tc1 है, ठीक है, इसके बीच में तो R1 लगा है तो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को हमारा जो पैरेलल वाला रेजिस्टेंस है इनको हमें एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो वो ही हमारा क्या हो जाएगा, आर कांटेक्ट हो जाएगा। अब कहोगे सर आर कांटेक्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो जो आर कांटेक्ट की वैल्यू होगी, ठीक है, जो तुम्हारी आर कांटेक्ट की वैल्यू आएगी, जो तुम्हारी आर कांटेक्ट की वैल्यू होगी, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, आर कांटेक्ट की जो वैल्यू होगी वो हम निकालेंगे 1/r कांटेक्ट जो होगा, ठीक है, ये होगा 1/r ड्यू टू वॉइड्स प्लस 1/r ड्यू टू
स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो एक सिंगल रेजिस्टेंस लग जाएगा, वही तुम्हारा जो है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा देख सकते हो यहाँ पे वही जो है तुम्हारा ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का सबको समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है? यस सर। दो सरफेस के बीच में कभी भी परफेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी सरफेस होगा उसकी कुछ ना कुछ सरफेस रफनेस हमेशा होगी। जैसा तुम्हें सरफेस बिल्कुल प्लेन दिखता है नेक्ड आई से, अगर तुम जूम व्यू में देखोगे तो वो प्लेन नहीं होता। ठीक है, उसके बीच हमेशा कुछ ना कुछ पीक्स होती है उसकी, और कुछ ना कुछ उसमें जो है गैप आएगा जब तुम दो सरफेस को कांटेक्ट में लाओगे। ठीक है, और उस गैप में कुछ जो जैसे टोटल अगर मैं बोलूं 100% में से वो ऐसा हो सकता है कि 40% जो है वो कांटेक्ट में आए और 60% में जो है वो एयर भर जाए। ठीक है, तो अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें दिया रहेगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम होगी जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ये थर्मल कांटेक्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक दूसरा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ओके, सो एक क्वांटिटी होती है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, इसको बोलते हैं यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से हम इसको डिनोट करते हैं, द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, ठीक है, इसको हमने डिफाइंड कैसे किया हुआ है, द क्यू, द हीट ट्रांसफर इज गिवन बाय यू ए डेल्टा टी। ठीक है, वेयर डेल्टा टी इज द ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा टी हमारा क्या है? डेल्टा टी है हमारा टी इन्फिनिटी 1 माइनस टी इन्फिनिटी 2, दैट इज नथिंग बट ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, so this is overall temperature difference. so this u की जो डेफिनेशन है वो ही इस तरीके से हमने दी हुई है कि हमने एक इक्वेशन बना दी, द q इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे किससे, जो q तुम्हारा वैसे होता है, तो q वैसे क्या होता है, जो ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है, आर टोटल होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, आर टोटल होता है। मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूं और इसको इक्वेशन नंबर अगर 2 बोलता हूं, तो 1 और 2 को अगर कंपेयर करोगे तो यू ए की जो वैल्यू आएगी, यू ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 अपॉन आर टोटल के बराबर है, या 1 अपॉन जो आर हमारे पास टोटल होगा उसके बराबर, जो समेशन आएगा, ठीक है, सारे रेजिस्टेंस का, ठीक है, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अगर यहां पे देखोगे तो अगर मैं कहूं कि u की वैल्यू क्या होगी, अब तुम्हें पता है कि जो r टोटल है, r टोटल की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं r टोटल की यहां पे अगर वैल्यू लिखूंगा, तो जैसा तुम सबको पता है कि r टोटल की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन h1a प्लस, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी मान लो कि दो सरफेस या 3 सरफेस जो मैंने बताया था उस तरीके से अगर ले ले, 3 सरफेस मान लेते हैं, ठीक है, 3 स्लैब्स को कांटेक्ट में अगर हमने माना हुआ है, तो कुछ इस तरीके से लिखोगे, एल ए अपॉन के ए इंटू एरिया प्लस एल बी अपॉन के बी इंटू एरिया प्लस एल सी अपॉन के सी इंटू एरिया प्लस 1 अपॉन H2A। ठीक है, ये हमारी आर कॉन्टेक्ट की वैल्यू होती है, ये जो समेशन ऑफ आर टोटल है। ठीक है, तो अगर देखोगे तो ए और ए हमारा क्या हो जाएगा, अगर यू की वैल्यू देखोगे तो यू की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, यू की वैल्यू को सीधा सीधा लिख सकते हैं, एरिया यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और जो यू की वैल्यू आएगी दैट विल बी 1 अपॉन 1 बाय H1 प्लस एल अपॉन के ए, एल ए अपॉन के ए प्लस एल बी अपॉन के बी प्लस एल सी अपॉन के सी प्लस 1 अपॉन H2। तो ये हमने ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का क्या यूज है। ठीक है,
एक्चुअली जो कंपोजिट सिस्टम होते हैं उसमें हम बार बार एक मतलब इतनी सारी क्वांटिटी ना लिख करके हम सीधा ये चाहते हैं कि हम एक ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट लिख दें, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये डिफाइन किया हुआ है जिससे हमें इक्वेशन में बार बार ये पूरी क्वांटिटी ना लिखनी पड़े और हम सीधा सीधा यहाँ पे यू की वैल्यू को यूज कर पाए, ठीक है। तो ये हमारा होता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ओके। इसके डेफिनेशन ही इस तरीके से है कि द U इज डिफाइंड एज Q इक्वल टू UA डेल्टा T वेयर U इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ओके। सो ये हमारा था ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। नाउ कम टू द, ये सबको समझ में आ गया ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट? जी सर। इसको डिफाइंड इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। Q इक्वल टू, बस तुम्हें एक इक्वेशन याद रखनी है, Q इक्वल टू UA डेल्टा T, okay, this is the equation that you have to remember, okay, and U is given, U into A is equal to 1 upon summation R total, ठीक है। जो भी टोटल रेजिस्टेंस होगा उसका समीशन होगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। ये हम लोग प्रॉब्लम जो है ये डिस्कस करने वाले हैं। सो एज यू कैन सी, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का है कि फाइंड द हीट फ्लो रेट थ्रू द कंपोजिट वाल। एज यू कैन सी दिस इज अ कंपोजिट वाल, ये कोई कंपोजिट वाल है जिसमें तुम देख सकते हो कि 4 मटेरियल लगे हुए हैं, ए बी सी एंड डी। दीज आर द 4 मटेरियल दैट इज प्लेस्ड इन दिस कंपोजिट वाल, ठीक है। ये जो कंपोजिट वाल है ये 4 मटेरियल से बना हुआ है। एंड एज्यूम दैट वन डायमेंशनल हीट फ्लो, वी आर एज्यूमिंग दैट वन डायमेंशनल हीट फ्लो, ओके। और जो Ka की वैल्यू है, मतलब जो थर्मल कंडक्टिविटी है ए मटेरियल की, वो दी हुई है 150, Kb जो है वो तुम्हारा दिया हुआ है 30, ठीक है, Kc दिया हुआ है 65, ठीक है, और Kd दिया हुआ है 50 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। सो ये सारी जो वैल्यूज है वो तुम्हारे पास गिवन है, चारों की थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है। और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम में, तो ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट मींस द थिकनेस ऑफ द ए स्लैब इज 3 सेंटीमीटर, द थिकनेस ऑफ बी एंड सी स्लैब इज 8 सेंटीमीटर, द थिकनेस ऑफ डी स्लैब इज 5 सेंटीमीटर, ओके। सो ये सारे हमारे पास जो है, ये हमारे पास डायग्राम पर जो कंपोजिट स्लैब है इसका, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द हीट फ्लो, ठीक है, हीट फ्लो रेट थ्रू दिस कंपोजिट वाल, ठीक है। तो इस कंपोजिट वाल से हीट फ्लो रेट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे हीट फ्लो रेट। तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन को यहां इंपोर्ट कर लेते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन एज यू कैन सी, ओके। सो वी हैव टू फाइंड आउट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोजिट स्लैब, ठीक है। तो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे अभी तक हम लोगों ने किया हुआ है, पहले भी मैंने बताया था तुम लोगों को किस तरीके से थर्मल कंडक्टिविटी निकालते हैं कंपोजिट स्लैब की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये हमारी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की वो 7 दी हुई है, और यहाँ से यहाँ तक की जो है वो दी हुई है 3, ठीक है। एक चीज इस क्वेश्चन में जो है मिसिंग है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हमारे 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसकी जो है थर्मल क्या कहते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना है, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट फ्लो निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे रेट ऑफ हीट फ्लो, इसका पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है उसको यूज करके हम इसकी थर्मल सर्किट का डायग्राम बनाएंगे, या थर्मल सर्किट इसका हम बनाएंगे, ठीक है। तो थर्मल सर्किट हम कैसे बनाएंगे, अगर सामने से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ये कि मान लो कि ये तुम्हारी जो स्लैब है वो ए वाली स्लैब है, दिस इज द स्लैब ए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, बी स्लैब है, ठीक है। ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारी बी स्लैब है, दिस इज द स्लैब बी, ठीक है, ये स्लैब बी है, और ये है स्लैब सी, ठीक है, ये है स्लैब बी और ये है स्लैब सी, ठीक है, ये तुम्हारी स्लैब ए। उसके बाद अगर देखोगे तो तुम्हारे पास है स्लैब डी, ये हमारे पास है
स्लैब डी, ठीक है। सो दिस इज आवर डायग्राम। अगर फ्रंट व्यू इसका देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 3। ये जो है हमारा यहां से यहां तक की जो वैल्यू दी हुई है वो 3 दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहां से यहां तक की 3 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी जो थिकनेस है ए स्लैब की वो 3 सेंटीमीटर है। बी और सी की जो थिकनेस है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और डी की जो थिकनेस है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी चीजें गिवन है, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द थर्मल कंडक्टिविटी, सॉरी द नेट हीट ट्रांसफर थ्रू दिस पर्टिकुलर स्लैब, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो हम डिजाइन कर देंगे। यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो हम थर्मल सर्किट इसका डिजाइन कर देंगे। तो थर्मल सर्किट अगर डिजाइन करोगे तो कैसा होगा कि यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर है देखो यहाँ पे दिया हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ दिस सरफेस इज गिवन एज 400 डिग्री सेंटीग्रेड एज यू कैन सी। सिमिलरली दिस सरफेस जो लास्ट वाला सरफेस है इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ T1, ठीक है। T1 से स्टार्ट कर लेते हैं। T1 से जो है मान लेते हैं कि जो यहाँ का टेम्परेचर है, ठीक है, उसको मैं बोल देता हूँ T2, ठीक है, जो कि हमें पता नहीं है। इस पॉइंट का जो सरफेस है टेम्परेचर है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। इन दोनों के बीच एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू मैं बोल देता हूँ RA, जो RA ए का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ड्यू टू ए, ठीक है। उसके बाद इस T2 को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बी और सी पे आ जाते हैं। तो बी और सी को अगर देखोगे तो बी और सी में हमारे पास दो पैरेलल रेजिस्टेंस आएंगे, क्योंकि ये दोनों जो स्लैब्स हैं वो पैरेलल ही हैं, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस यहां आ गया, दूसरा रेजिस्टेंस इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा ये T3, ठीक है। अब T3 जो है मान लेते हैं कि जो यहाँ का टेम्परेचर है वो है हमारा T3, इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है दैट इज T3, ठीक है। वी आर एज्यूमिंग द टेम्परेचर टू बी T3, ठीक है। इसके बाद एक और रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर है मान लेते हैं कि T3 से जो T4 के बीच का रेजिस्टेंस है, मतलब ये D की वजह से जो है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको बोल देते हैं T4। T4 हमारे पास गिवन है, जो लास्ट सरफेस है, ठीक है, इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो कुछ जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से बन जाती है, इसका RB हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा RC, ठीक है। तो इसका जो थर्मल सर्किट है वो कुछ इस तरीके से तुम्हारा बन जाता है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो ये जो थर्मल सर्किट है इसको तुम्हें एक इक्विवेलेंट सर्किट में लेके आना है, ठीक है। तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल दिख रहे हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको एक रेजिस्टेंस से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो किस तरीके से रिप्लेस करूंगा कि यहाँ पे मैं बोलूंगा T1 है, ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि RA है, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस की जगह पे ये T2 हो गया, ठीक है। इन दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस की जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस में लगा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा RD हो जाएगा, ये दिस इज T3, ठीक है। और ये क्या होगा R इक्विवेलेंट मैं बोल रहा हूँ RB और RC का जो रेजिस्टेंस होगा उसको, ठीक है। और इसको बोल देते हैं T4, ठीक है। ये हमारा RD है, ठीक है। तो पहले हमें ये जो रेजिस्टेंस है सारे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसा देख सकते हो RA की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डेल्टा अपॉन के होगी, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन के, डेल्टा ए कौन सा है, डेल्टा ए का मतलब 3 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर का मतलब 0.03 मीटर हो गया। तो 0.03 मीटर हो गया, मीटर में लेना है, ठीक है। 0.03 मीटर डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज गिवन एज 150 एज यू कैन सी हियर, ठीक है। यहाँ पे 150 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा ये एरिया ऑफ ए। तो एरिया ऑफ ए कौन सा लेंगे, देखो एरिया कौन सा लेंगे, एरिया हमेशा लेते हैं जिधर हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके परपेंडिकुलर। ये हीट ट्रांसफर हो रहा है तो ये वाला एरिया आएगा, ये जो सरफेस तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, इस सरफेस का एरिया आएगा, जिसमें ये चीज तुम्हें पता है 10 है, ठीक है। और ये जो ऊपर की हाइट है ये कितनी है, यहां से देख सकते हो ये 7 है और ये 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये तो 10 हो ही गया, और इसकी जो विड्थ है, ठीक है, वो भी है 10, ये देख सकते हो ये चीज जो है ये है 10। तो ये सरफेस का जो एरिया होगा दैट इज नथिंग बट 10 इंटू 10, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मीटर में लेंगे तो मीटर में 0.1 हो जाएगा, तो 0.1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मीटर,
विल बी द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सरफेस। ये जो सरफेस में हैश कर रहा हूं इसका एरिया, ठीक है, ये इस एरिया, क्योंकि एरिया मैंने बताया था हमेशा क्या लेते हैं, जो हमारी हीट फ्लो करती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया होता है वो लेते हैं, ठीक है। तो 0.1 इंटू 0.1 कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई 0.02, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट, ठीक है। तो क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पे देखो 150 वाट मीटर पर डिग्री थी, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे डिग्री में जो यूनिट आएगी वो डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आरबी की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। आरबी की वैल्यू कितनी होगी, देखो आरबी हमारा, ये हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी अगर आरबी का रेजिस्टेंस निकालना है तो। एक तो हमें इसकी चाहिए लेंथ, ठीक है, तो थिकनेस हो गई, थिकनेस चाहिए एक, तो थिकनेस हमारे पास है 0.088 सेंटीमीटर, मतलब 0.08 हो गई, ठीक है, डिवाइडेड बाय K into A, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ B, जब थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ B इज गिवन बाय 30, तो थर्मल कंडक्टिविटी होगी 30, अब मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया। अब इसका एरिया कितना होगा, देखो इसका एरिया के लिए इसकी हाइट लेंगे, ठीक है, और इसका जो विड्थ होगी इस डायरेक्शन में वो लेंगे, तो विड्थ तो सबकी कांस्टेंट है 10 ही है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर ही है सबकी विड्थ, ठीक है। तो ये हाइट तुम्हें चाहिए होगी, ये वाली जो हाइट है, तो ये हाइट ऑलरेडी हमारे पास है, अगर देखोगे डायग्राम में तो ये जो हाइट है हमारे पास ये यहाँ पे दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने ले लिया 0.1 इंटू 0.03, यहां से आ गया 0.89, ठीक है। सिमिलरली आरसी की वैल्यू निकाल सकते हो, आरसी में क्या हो जाएगा 0.08, इसका जो है ये हो गई थिकनेस, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय क्या होगा के इंटू ए, के कितना है, के है हमारा 65, तो के को ले लिया 65, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ सी, तो सी का एरिया अगर इधर से देखोगे तो ये 10 इसकी हो गई विड्थ, ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, सॉरी जो इसकी हाइट है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा 0.1 इंटू 7, तो ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई आर ए आरबी और आरसी की, ठीक है। तो आर ए आरबी और आरसी समझ में आ गया कैसे निकला है? यस सर। अब इस बीच आर ए आरबी और आरसी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है, ठीक है, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी, ठीक है, अगर तुम्हें इक्वेशन याद नहीं रखनी तो सीधा सीधा तुम ऐसे लिखो कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन आरबी प्लस 1 अपॉन आरसी, ठीक है। अब इससे निकाल लो भाई, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आरबी आरसी, ठीक है, ये आ जाएगा आरसी प्लस आरबी, ठीक है, बस। तो ये कितना हो जाएगा अगर रिवर्स कर देंगे तो आर ऐड करेंगे, क्या आर ए क्यों ऐड करेंगे, अभी हम ये आर इक्विवेलेंट जो इन दोनों को पैरेलल को हटा के एक सीरीज का रेजिस्टेंस लगाया है ये निकाल रहे हैं बेटा, तो ये निकाल रहे हैं ना, इसकी जगह पे ये लगाएंगे आर इक्विवेलेंट लगाया है हमने आरबी और आरसी को रिप्लेस करके, ठीक है। ये जो पैरेलल में है तो ये पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरबी आरसी का वो निकाल रहे हैं, तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो देख सकते हो, वो हो जाएगी हमारी, इक्विवेलेंट सब निकालेंगे, आर ए आर भी तो पैरेलल में हो जाएगा, फिर उनके साथ सीरीज में आर ए आ जाएगा। हाँ ठीक है। उसके बाद अभी बता रहा हूं ना आगे का, अभी तो ये हम आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आरबी आरसी हो गया, अब इसके साथ आरसी प्लस आरबी हो गया, ये वैल्यू निकाल सकते हो। ये वैल्यू मैं बता देता हूं कितनी आएगी, देखो इसकी जो वैल्यू आई थी यहां से देख लेते हैं, आरबी की वैल्यू आई थी 0.89, तो इसको ले लेते हैं 0.89 मल्टीप्लाइड बाय, इधर लिख देता हूं मैं 0.89, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आरसी, आरसी की वैल्यू आई थी 0.176 डिवाइडेड बाय आरसी प्लस आरबी 0.89 प्लस 0.176, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ रही होगी तुम्हारे पास, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.1469 डिग्री सेंटीग्रेड वाट, ठीक है। तो ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। अब बहुत आसान है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम लोग निकाल सकते हैं भाई आर टोटल जो होगा, आर टोटल की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, आर ए प्लस सीरीज में है तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा आर इक्विवेलेंट जो हमने निकाला है प्लस आर डी, ठीक है, ये हो जाएगा आर टोटल, ठीक है। तो आर ए हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं 0.02, तो इसको ले लो 0.02, ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे 0.02, ठीक है, प्लस आर इक्विवेलेंट हमने निकाला है 0.1469, ठीक है, और प्लस आर डी हमने निकाला है 0.176, ठीक है, तो इसको ले लेते हैं 0.176, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो आर टोटल मिल जाएगा, आर टोटल की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी
2669 वाट पर, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट, ठीक है, ये आ गया डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट। ये हमारे पास आर टोटल की वैल्यू आ गई। जब आर टोटल की वैल्यू आ गई तो अब तुम्हें क्या निकालना था, क्यू की वैल्यू निकालनी। तो क्यू की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा टी ओवरऑल, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर टोटल, ठीक है। तो डेल्टा टी ओवरऑल तो भाई पता ही है, सारी चीजें यहाँ पे हमने डिग्री सेंटीग्रेड में ली है, तो इसलिए डेल्टा टी को भी डिग्री सेंटीग्रेड में ले सकते हो। तो डेल्टा टी देख लो भाई, डेल्टा टी कितना है, यहाँ का अगर देखोगे टेम्परेचर तो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ का जो टेम्परेचर है ये हमारे पास गिवन है, देखो ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड इधर का है और उधर का टेम्परेचर 60 है। तो ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय, सॉरी 400 माइनस 60, ठीक है, दिस विल बी द ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर टोटल। आर टोटल हमने निकाल ही लिया 0.2669, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1273.88 एंड यूनिट विल बी वाट। ओके, तो इस तरीके से जो है ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करनी है, कभी भी अगर दिया रहता है, ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस जो है फिर कैलकुलेट करना है और इस हिसाब से जो है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। मेन चीज इसमें देखो, जो मेन चीज है, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो मेन चीज है वो ये है कि एरिया कौन सा लेंगे। तो एरिया हमेशा ध्यान रखना, एरिया विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो, ठीक है, और हीट फ्लो हमारा इस डायरेक्शन में होगी तो ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। बी का एरिया कौन सा, ये जो हमारे डिस्टेंस आई मल्टीप्लाइड बाय ये हाइट, ठीक है। जो रेक्टेंगुलर एरिया इस डायरेक्शन से तुम्हें दिखेगा, इस डायरेक्शन से जो दिखेगा, ठीक है, वो वाला एरिया आएगा, ठीक है। तो क्लियर है ये सर? सर एक बार Yes, आरडी sir. की वैल्यू बता दीजिए। किसकी, सर आरडी की, आरडी। आरडी की Yes, sir. वैल्यू बेटा बता रहा हूं, आरडी की वैल्यू कितनी है। आरडी की वैल्यू होगी 0.1, जो आरडी की वैल्यू है वो 0.1 आ रही होगी। मैंने क्या डाली है यहाँ पे वैल्यू, ये मैंने गलत डाल दी है, ये 0.1 होगी ये। करेंगे जैसे आर, हाँ बताओ। सर कैसे फाइंड करेंगे सर, ऐसे फाइंड करेंगे या सर गिवन है? आरडी तो ऐसे ही फाइंड आउट करोगे ना, आरडी निकालने में क्या है, देखो आरडी जो है, बाकी निकालेंगे ऐसे निकालेंगे ना। हाँ हाँ, जैसे बाकियों के निकाले वैसे ही निकलेगा, सेम तरीके से, ठीक है। देखो मैं निकाल के दिखा देता हूं, ये देखो आरडी की जो वैल्यू होगी वो होगी क्या, क्या होती है हमारी जनरली, आरडी जो होता है ये होता है लेंथ जो होगा, या थिकनेस जो होगी, डेल्टा या एल जो भी बोलो, ठीक है, एल ले लेते हैं, चलो एल से लिख देते हैं, एल अपॉन के ए होता है, ठीक है, के उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी। तो एल लेंथ कितनी है देख लो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब 0.05 हो गई, ठीक है, डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डी, डी दिया हुआ है 50, थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई 50, मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर डी। अब एरिया कौन सा आएगा, एरिया इसका देखो डी पूरा है, ठीक है, तो 10 तो इसकी हाइट हो गई और इसकी विड्थ कितनी है, 10 ही है विड्थ, तो ले लेंगे इसको 0.1 इंटू 0.1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1, देख लेना कैलकुलेट करके, यही आएगी, ठीक है, क्लियर है ये? सर हाइट तो सर 10 है, हाँ, सर विड्थ तो 5 है इसमें सर। 5 कहाँ है विड्थ, ये तो बेटा ये तो देखो सर ये तो 3 और 7 और उसके साइड में ये वाली सर, ये 5। ये यस सर। ये Yes, 10 sir. है, ये 10 है, 10 लिखा है, देखो यहाँ पे 10 लिखा है, ये चीज 10 है, ये जो है ना यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है यही तो लेंगे, यस। तो ये 10 है, ठीक है, ये चीज 10 है। तो इस तरीके से जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये वाला हो जाता है, ठीक है।
अगर आता है बाय द वे इस तरीके का क्वेश्चन तो बहुत इजीली तुम सॉल्व कर सकते हो। जो पैरेलल रेजिस्टेंस होंगे, जो भी पैरेलल हमारी सरफेसेज होंगी, उनका एक रेजिस्टेंस बना लेना, ठीक है, और उस हिसाब से इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट अस सी। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का मैं एक और क्वेश्चन तुम लोगों को कल कराऊंगा, ठीक है। आज हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम लोगों को, ये 2 लार्ज एल्युमिनियम प्लेट्स, ठीक है, जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास गिवन है। एक की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो दी हुई है 240, ठीक है। ईच ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक with 10 micrometer surface roughness are placed in contact under pressure of 1 bar in air, ठीक है। The temperature at inside and outside surface are 140 and 150. Calculate the heat flux and the temperature drop across the contact resistance, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास जो टाइम है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे हो चुका है, टाइम हमारा 10:20 हो चुका है।